नगरीय भूगोल की संकल्पना में आप सभी का स्वागत। आज हम ग्रामीण नगरीय उपांत की जो संकल्पना है उसको समझेंगे, क्योंकि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के अंदर इस तरह के जो सवाल हैं वो नियोजन के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। और ग्रामीण नगरीय जो फ्रिंज है, ये वो क्षेत्र होते हैं जिनका जो विकास जो होता है वो एक विकास की प्रक्रिया का हिस्सा होता है। जब किसी नगरीय क्षेत्र में डेवलपमेंट की स्थितियां आती हैं, जनाधिक्य बढ़ता है, वहाँ पर औद्योगिक जो गतिविधियां हैं उनका प्रसार जब होता है, तो इस तरह का एक स्ट्रक्चरल जो बाहरी क्षेत्र के अंदर जो डेवलपमेंट जो होता है उसी का ये परिणाम होते हैं। अगर हम इनकी संकल्पनाओं के संदर्भ में बात करें तो सबसे पहले मैकोप ने 1928 के अंदर इस अवधारणा को रखा, रूरल अर्बन फ्रिंज की। और जो नगर जो उपांत जो शब्द है उसका सबसे पहले जो प्रयोग 1935 के अंदर टी.एल. स्मिथ के द्वारा किया गया। अन्य विद्वान जिन्होंने इस ग्रामीण नगरीय उपांत संकल्पना के विकास में दिया अपने अध्ययन के माध्यम से, तो उसमें बेहरविन भी थे। जो होमर हेगेट का जो खंडीय सिद्धांत है उसमें भी इस तरह के विचार उन्होंने रखे, कोल्बी ने रखे। और भारतीय विद्वानों के दृष्टिकोण से बात करें तो डी.एन. मुखर्जी, उजागिर, के.वी. सुंदरम का जो योगदान है इन ग्रामीण नगरीय उपांतीय जो क्षेत्र हैं उनके विकास के संदर्भ में, जो भारतीय जो नगरीय क्षेत्र है उसके संदर्भ में किया गया। अगर हम परिभाषित स्तर पर बात करें कि ग्रामीण नगरीय उपांत होता क्या है, बेसिकली जो ग्रामीण और नगर दो शब्दों से मिलकर ये बना है। और क्योंकि ये फ्रिंज के रूप में रूरल अर्बन फ्रिंज जब हम कहते हैं तो एक तरह से ये ग्रामीण और नगरीय जो क्षेत्र होते हैं उनके बीच का एक संक्रमणीय क्षेत्र होता है, एक मेखला होती है जिसमें ग्रामीण और नगरीय दोनों प्रकार की जो विशेषताएं होती हैं यहाँ पर पाई जाती हैं। अब यहाँ जब दोनों तरह की विशेषताएं यहाँ पर देखने को मिल रही है, इसका मतलब ये है कि जहाँ जो ग्रामीण क्षेत्र है उसका नगर की तरफ और नगरीय जो क्षेत्र है उसकी अपनी जो परिधि है, जो बाहरी क्षेत्र जो सामान्यतः एक ग्रामीण अधिवास का क्षेत्र होता है, उन क्षेत्रों की तरफ जो विस्तार की जो प्रवृत्ति होती है उसी का ये रिजल्ट होता है। अब नगर से बाहर की ओर जो नगरीय वातावरण धीरे धीरे जब ग्रामीण वातावरण में तथा बाहर से जब हम ग्रामीण वातावरण की तरफ जाते हैं तो वहाँ नगरीय वातावरण में विलीन हो जाता है। आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि नगर जो होता है उसका जो बाहरी क्षेत्र जो होता है वो सामान्यतः ग्रामीण अधिवास का क्षेत्र होता है। और जब उसका विस्तार ग्रामीण क्षेत्र की तरफ होता है तो वहाँ जो ग्रामीण जो गतिविधियाँ हैं उनका आधिक्य नगरीय गतिविधियों की तुलना में अधिक देखने को मिलता है। जबकि जो नगरीय जो गतिविधियां जब ग्रामीण क्षेत्रों की तरफ जाती हैं तो उसके केंद्रीय जो भाग यानी जहां एक ग्रामीण क्षेत्र होता है उसके केंद्र की तरफ जो नगरीय जो गतिविधियां हैं उनका प्रसार जो है धीरे धीरे होने लग जाता है। इस तरह से ये एक संक्रमण क्षेत्र है जो नगर से संबंध होता है, उसको हम नगरीय उपांत कहते हैं। और जो ग्राम से ज़्यादा जुड़ा हुआ होता है उसे हम ग्रामीणीय उपांत जो है उसको कहते हैं। यानी अगर हम अन्य अर्थों में कहें तो ग्रामीण नगरीय उपांत जहाँ ग्रामीण जो क्रमशः ग्रामीण जो होता है वो ग्रामीण उपांत को और नगरीय जो होता है नगरीय उपांत का जो है संयोजन होता है। यानी जो ग्राम के ज़्यादा नज़दीक होगा वहाँ पर जो अधिवास हो या वहाँ की जो कार्यात्मक जो फंक्शनल जो विशेषताएं होती हैं उसमें ग्रामीण विशेषताएं ज़्यादा देखने को मिलेंगी। लेकिन साथ ही जो नगर के परिधि के बाहर भले ही हो, लेकिन उस ग्रामीण अधिवास में नगरीय जो प्रभाव है वो ज़्यादा दृष्टिगत होता है। अब यहाँ इस डायग्राम से हम आपको वही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से ये एक महानगरीय क्षेत्र होता है और इसके चारों तरफ का जो क्षेत्र होता है वो एक ग्रामीण अधिवास को बताता है। लेकिन जब नगरीय अधिवास में या महानगरीय जो क्षेत्र के अंदर जनाधिक्य बढ़ जाता है और विभिन्न औद्योगिक गतिविधियों के लिए स्पेस के लिए आवास के लिए स्पेस की कमी हो जाती है, तो ये बाहर की तरफ प्रसार इसका होने लग जाता है। तो जो इसके सीधे संपर्क में जो क्षेत्र होता है उसी को हम जो आंतरिक उपांत कहते हैं उसको हम नगरीय उपांत के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। लेकिन जो बाहरी जो क्षेत्र होता है जहाँ पर ग्रामीण जो अधिवास है, ग्रामीण जो गतिविधियां हैं, जो प्रक्रियात्मक जो चीज़ें ग्रामीण है,
वहाँ पर इसका प्रभाव कम होता है, लेकिन इसका प्रभाव वहाँ तक दृष्टिगत जरूर होता है। लेकिन यहाँ जो बाह्य उपांतीय क्षेत्र है इसको हम ग्रामीण उपांत कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ नगरीय प्रभाव तुलनात्मक रूप से कम है और ग्रामीण जो प्रभाव है वो ज़्यादा हमें देखने को मिलता है। इस तरह से इसके से जो संबंधित होगा सीधा जो महानगरीय क्षेत्र से संबंधित होगा उसको हम नगरीय उपांत कहेंगे, और जो ग्रामीण अधिवास से जुड़ा हुआ होगा उसको हम ग्रामीण उपांत कहते हैं। इस तरह से हम चाहे आंतरिक जो उपांतीय क्षेत्र होता है उसको हम प्राथमिक उपांतीय क्षेत्र भी कह सकते हैं, और जो बाहरी जो क्षेत्र होता है उसको हम गौण उपांतीय क्षेत्र कह सकते हैं। यानी जो प्राथमिक क्षेत्र होगा उसके अंदर जो ग्रामीण जो विशेषताओं की तुलना के अंदर जो नगरीय जो क्षेत्र होता है उससे सीधा संपर्क में होता है, तो वहाँ पर नगरीय प्रक्रियात्मक जो संबंध हैं वो ज़्यादा देखने को मिलते हैं। जबकि बाहरी जो उपांत होता है वहाँ पर ग्रामीण प्रक्रियात्मक जो विशेषताएं होती हैं वो ज़्यादा दृष्टिगत होती हैं। और इसके बाहर का जो एरिया है जहाँ नगरीय प्रभाव समाप्त हो जाता है उसको हम अर्बन शेडो जोन के रूप में जानते हैं। और ये जो ग्रामीण या बाहरी उपांत जो क्षेत्र होता है वहाँ पर आपको डोरमेंट्री जो सेटलमेंट्स है वो भी देखने को मिलते हैं। अगर हम विशेषताओं की हम यहाँ बात करें तो जैसे हमने कहा कि जो बेसिकली जो ग्रामीण नगरीय जो उपांतीय क्षेत्र होता है ये नगरीय जो क्षेत्र का एक क्रमबद्ध फैलाव होता है। और ये जो क्रमबद्ध फैलाव होता है इसकी विशेषता ये है कि ये जो फ्रिंज एरिया है जो रूरल अर्बन जो संक्रमणीय जो क्षेत्र होता है ये जो मुख्य जो नगर होता है उसके प्रशासनिक सीमा से बाहर होता है, अपने आप में एक अपना एक स्वतंत्र अस्तित्व रखता है। और इस उपांत क्षेत्र के अंदर जो ग्रामीण नगरीय उपांत क्षेत्र होता है वहाँ पर जो सैटेलाइट टाउन्स भी हमें देखने को मिलेंगे, नगरीय जो गांव हैं वो भी हमें देखने को मिलेंगे। अब इनकी विशेषताओं की जब हम बात करते हैं, चूँकि जो ये रूरल अर्बन जो फ्रिंज है इसमें नगर का जो विस्तार वहाँ पे जनाधिक्य भूमि के अभाव और इन चीज़ों के कारण होता है, तो इन क्षेत्रों के अंदर धीरे धीरे जो नगरीय जो विशेषताएं होती हैं उनका प्रसार देखने को मिलता है। तो उसका परिणाम ये होता है कि यहाँ पर चाहे औद्योगिक इकाइयों के लिए भूमि का को अवाप्त किया जाए या अधिवास के संदर्भ में अवाप्त किया जाए, तो यहाँ कृषि जो जोत है या कृषिगत जो भूमि जो पूर्व के अंदर अधिक क्षेत्र में थी इस फैलाव के कारण नगरीय विस्तार के कारण वो धीरे धीरे कम हो जाती है। और अन्य कृष्येतर जो बात होती है कृषि के अलावा अन्य भूमि जो उपयोग है वो बढ़ जाता है। तो यहाँ कृषि जोत का जो आकार है वो बहुत छोटा होता है, और जो कृषि की भी जाती है उसके अंदर जो इंटेंसिव एग्रीकल्चर है उसका जो प्रभाव है हमें ज़्यादा देखने को मिलता है। अगर इसको हम इस तरह से भी देखें कि जो वॉन थुनेन की जो कृषि स्थलीकरण की बात हमने की थी और वर्तमान में जब उसकी प्रासंगिकता की बात करते हैं तो ग्राम जो नगरीय जो क्षेत्र होता है उसको चारों तरफ का जो एरिया होता है वहाँ सबसे ज़्यादा जो है या तो पशुपालन दुग्ध उत्पादन के लिए किया जाएगा या फल या जो सब्जियों का उत्पादन वहाँ किया जाएगा। तो इनको हम छोटी जोत के अंदर भी यहाँ पर इंटेंसिव जो एग्रीकल्चर है उसका प्रभाव ज़्यादा देखने को मिलता है। अधिवासों का जो निर्माण है उसकी गति बढ़ जाती है। उसका कारण सीधा सीधा ये है कि इस संक्रमण क्षेत्र में रहने वाले जो लोग हैं वो प्रक्रियात्मक रूप से जो नगरीय क्षेत्र होता है उससे जुड़े हुए होते हैं। अपने कार्यों के लिए उनका जो प्रवास जो होता है रेगुलर जो प्रवास होता है वो देखने को मिलता है। तो यहाँ अधिवास और शहरी क्षेत्र के अंदर भूमि की अनुपलब्धता भूमि की अत्यधिक कीमत होने के कारण यहाँ पर तेजी से जो अधिवास होते हैं उनका डेवलपमेंट होता है। अब यहाँ भूमि के मूल्य मकान के किराए में लगातार वृद्धि होती है। अब यहाँ हम एक तरह से हम ये कहें कि ये जो भूमि या जो किराए की जब हम बात करते हैं तो जो नगरीय क्षेत्र होता है उसके कंपैरिजन में ये कम होता है, लेकिन ग्रामीण जो क्षेत्र होता है उसके कंपैरिजन में ये ज़्यादा होता है। और यहाँ जो लेकिन ये जो डेवलपमेंट जो है रूरल अर्बन जो फ्रिंज का जो डेवलपमेंट जो है वो उपांतीय क्षेत्र का ये कोई सिस्टमेटाइज या कोई पॉलिसी के तहत किया हुआ डेवलपमेंट नहीं होता है। इसलिए यहाँ पर जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो फैसिलिटीज़ होती हैं जो स्टैंडर्ड्स जो होते हैं वो यहाँ देखने को नहीं मिलती। यहाँ की जो जनसंख्या होती है वो गतिशील होती है और शहरी क्षेत्र के कंपैरिजन के अंदर जो केंद्रीय नगरीय क्षेत्र होता है उसके कंपैरिजन में यहाँ की जो घनत्व होता है वो भी कम होता है। जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे बेसिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका अभाव हमें देखने को मिलता है। अब ये जो बुनियादी जो चीज़ें हैं चाहे वो पेयजल के लिए शुद्ध पानी की हम बात कर लें
या हम एक ड्रेनेज पैटर्न की बात कर लें, या मल निस्तारण या जो वेस्ट जो कूड़ा करकट होता है उसके मैनेजमेंट की बात कर लें, तो वो सुविधाएं जो हैं यहाँ पर उनका पर्याप्त विकास नहीं हो पाता है। यानी परिवहन की बात करें, पेयजल की बात करें, स्वास्थ्य सुविधाओं की बात करें, तो और एक नियमित जो आवासीय जो कॉलोनीज जो बनती है उसकी बात करें, तो वो सिस्टमेटाइज यहाँ पर देखने को नहीं मिलती हैं। अगर संक्षिप्त में अगर हम कहें तो यहाँ पर एक तरह से मिश्रित जो भूमि उपयोग है, एग्रीकल्चर भी की जाएगी, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ भी की जाएंगी, यहाँ पर झोपड़ियाँ भी मिलती हैं, यहाँ पे अच्छे जो अर्बन हाउसेज हैं उस तरह के मल्टी जो स्टोरीज होती हैं वो भी मिलती है। मलिन बस्तियों का डेवलपमेंट यहाँ हो जाता है। अनाधिकृत जो बस्तियाँ होती हैं उनकी प्रधानता यहाँ पे ज़्यादा होती है। अपूर्ण और अपर्याप्त जो सेवाएं हैं जिनको हम बेसिक नीड्स के अंदर शामिल करते हैं उनका भी यहाँ सामान्यतः अभाव हमें देखने को मिलता है। अब यहाँ ये जो विशेषताएं हैं इनको हम 4 भागों में इसका अध्ययन हम कर सकते हैं। एक अलगाव वाली जब बात हम यहाँ करते हैं तो जब जिस रूरल अर्बन फ्रिंज के अंदर जो अधिवासों का निर्माण होता है, तो यहाँ जो नई इमारतें या न्यू जो डेवलपमेंट जो होता है हाउस होल्ड्स के संदर्भ में, तो वो जो ग्रामीण क्षेत्र में जो अधिवास होते हैं उनसे बिल्कुल अलग होते हैं। एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि ग्रामीण नगरीय उपांतीय जो क्षेत्र होता है वहाँ पर जो इमारतें होती हैं वो ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में अधिक बेहतर होती हैं। भले ही नगरीय क्षेत्र की तुलना में वहाँ पर अधिवासों की सघनता कम होती है, लेकिन इमारतें यहाँ पे काफ़ी बेहतर हमें देखने को मिलती है। इस क्षेत्र के अंदर चयनात्मक आप्रवासन की स्थिति है वो देखने को मिलती है कि जो उपांत पेटी है वहाँ पर रहने वाला जो लोग है सामान्यतः एक मध्यम आय वर्गीय लोग होते हैं और ये अपने जीविकोपार्जन के लिए, अपने प्रक्रियात्मक रूप से या व्यवसाय के लिए नगर पर निर्भर करते हैं। तो ये रोज़ जो है नगर को प्रवास करते हैं। तो यहाँ एक चयनात्मक जो आप्रवासन जो है यहाँ देखने को मिलता है। अभिगमन की बात करें तो उपांत पेटी में निवास करने वाले जो लोग होते हैं वो हर दिन प्रतिदिन सुबह के समय काम करने के लिए वो शहरी क्षेत्र में चले जाते हैं। वहाँ पे सामान का क्रय विक्रय वो नगरीय क्षेत्र से करते हैं, लेकिन शाम को पुनः रात्रि विश्राम हेतु इस नगरीय उपांत जो क्षेत्र होता है इस उपांतीय क्षेत्र की ओर आ जाते हैं। अब ये इस बात पे डिपेंड करता है कि ये जो अभिगमन जो है इस बात पे डिपेंड करता है कि वहाँ पर यातायात की उपलब्धता कितनी है, और चूँकि ये मध्यम या न्यून आय वर्ग के लोग होते हैं तो उनको लागत कितनी लग रही है उनकी यातायात के संदर्भ में, और शहरी क्षेत्र के अंदर उनको होने वाली जो आय है वो कितनी हो रही है, इस सब चीज़ों के ऊपर जो है ये अभिगमन जो है वो निर्भर करता है। भौगोलिक व सामाजिक पदानुक्रम का मिलाप, अगर हम जनसंख्या जो यहाँ पर होती है अपने भरण पोषण के लिए, मैंने जैसे कहा कि नगर पर निर्भर करती है, परंतु इसका दबाव जो है वो ग्रामीण जनसंख्या पर ज़्यादा होता है। जैसे मैंने कहा क्योंकि अब उसमें जो नगरीय जो प्राथमिक जो नगरीय उपांत क्षेत्र या नगरीय उपांत क्षेत्र और जो भारी जो ग्रामीण नगरीय उपांत जो होता है उसका जो संक्रमणीय क्षेत्र होता है वो जनसंख्या का जो दबाव है ग्रामीण जनसंख्या पर ज़्यादा देखने को मिलता है। एक तरह से एक नया वर्ग जो है जो न पूर्णतः नगरीय होता है न पूर्णतः ग्रामीण होता है वो उभर कर सामने आता है। तो इस तरह से इन 4 बिंदुओं के आधार पर अलगाव, चयनात्मक आप्रवास, अभिगमन और भौगोलिक सामाजिक पदानुक्रम के दृष्टिकोण से जो ग्रामीण नगरीय उपांत है उसको हम उनकी विशेषताओं को हम समझ सकते हैं। अब यहाँ बेनिफिट्स की जब हम बात करते हैं कि बेसिकली जो ग्रामीण नगरीय उपांत जो है इसका लाभ क्या है, तो सबसे बड़ा फ़ायदा तो जैसे मैंने कहा कि इसके डेवलपमेंट में सबसे बड़ा कारण ये है कि जो नगरीय जो क्षेत्र होता है, जो मुख्य नगर जो होता है वहाँ पर जनसंख्या आधिक्य के कारण भूमि की अनुपलब्धता हो जाती है और औद्योगिक गतिविधियों के लिए जो स्थान है उसकी कमी हो जाती है। तो ये जो भारी जो रूरल अर्बन जो फ्रिंज है जहाँ पर ग्रामीण नगरीय संक्रमण देखने को मिलता है, यहाँ पर आवास के लिए, विभिन्न औद्योगिक गतिविधियों के लिए जो भूमि जो होती है वो सस्ती उपलब्ध होती है। रूम फॉर एक्सपेंशन जो होता है वो काफ़ी कम होता है। यहाँ का जो एनवायरनमेंट है वो बड़ा अट्रैक्टिव होता है। अट्रैक्टिव इन द सेंस यहाँ जो नगरीय क्षेत्र की तुलना में जो पोल्यूशन जो होता है वो कम होता है, शुद्ध हवा का जो प्रसार होता है वो ज़्यादा होता है, वातावरण जो होता है वो खुला होता है। वो स्थितियाँ भी यहाँ हमें देखने को मिलती है। इसकी एक्सेसिबिलिटी बहुत अच्छी होती है।
ये डिपेंड करता है कि जो ग्रामीण और नगरीय जो उपांतीय क्षेत्र है उसका जो मुख्य नगरीय क्षेत्र से जुड़ाव जो है परिवहन के दृष्टि से उनसे कितना महत्वपूर्ण है। और वर्कर अवेलेबल क्लोज बाई, तो ये जो क्षेत्र होते हैं तो यहाँ जो औद्योगिक गतिविधियाँ जो स्थापित की जाती है उनके लिए यहाँ पे जो श्रमिक होता है, जो लेबर होता है, वो इजीली अवेलेबल होता है। साथ ही जो लोग यहाँ पे रहते हैं उनके जो अधिवास होते हैं बहुत बेहतर होंगे, बड़े बड़े अधिवास होंगे, उनके लिए कार पार्किंग के लिए स्पेस होगा। तो ये सब चीज़ें यहाँ के जो रूरल अर्बन फ्रिंज एरिया होता है वहाँ के बेनिफिट्स होते हैं। अब इस स्लाइड में भी हम बेनिफिट्स की बात कर रहे हैं कि जो रूरल अर्बन फ्रिंज के फ़ायदे क्या हैं। तो बिजनेस पार्क्स एंड हाई क्वालिटी डिटेक्टेड हाउसेज आपको मिल जाएंगे, लॉट ऑफ स्पेस एंड असेसेबल फॉर कम्यूटर्स जो होते हैं, जो लोग रोज़ अपने का प्रक्रियात्मक रूप से जो नगरीय क्षेत्र से जुड़ते हैं, शाम को पुनः यहाँ आ जाते हैं। लैंड इज चीपर, यहाँ पे जो भूमि होती है वो बड़ी सस्ती होती है। कुछ जो रिचर पीपुल होते हैं वो लाइक रूरल लाइव हियर, जो लिव हियर कि जो शहर के जो धनाढ्य वर्ग होते हैं वो शहर की भीड़ भाड़ से, पोल्यूशन से बाहर जाकर फार्म हाउसेज बना लेते हैं और वहाँ पर खुले वातावरण में रहना चाहते हैं। तो उस हिसाब से जो रूरल अर्बन फ्रिंज जो एरिया या संक्रमणीय जो क्षेत्र होता है उनके लिए एक आकर्षण का केंद्र होता है। अब इनको अगर इनके विस्तार और नगरीय सुविधाओं की बात करें तो दो वर्गों में इसको विभाजित कर सकते हैं। एक प्रमुख नगरीय उपांत क्षेत्र होता है, एक ग्रामीण नगरीय उपांत, यानी जो गौण नगरीय उपांत जो ग्रामीण अधिवास से जुड़ा हुआ होता है। अगर हम इस डायग्राम में देखें तो ये मुख्य नगर है और इसके चारों तरफ वाला जो होगा उसको हम मुख्य उपांत कहेंगे। तो ये नगरीय उपांत का एग्जाम्पल होगा, लेकिन जो बाहर हमने डॉटेड पॉइंट्स में जो जगह दिखाई है ये गौण उपांत होगा। ये ग्रामीण नगरीय उपांत के अंदर ग्रामीण जो विशेषताएं होती हैं वहाँ पर ज़्यादा देखने को मिलती हैं। तो विस्तार और नगरीय सुविधाओं के आधार पर दो भागों में बांटा। प्रमुख नगरीय उपांत ये नगर की बाह्य जो सीमा होती है उससे जुड़ा हुआ होता है, बिल्कुल सटा हुआ होता है। यहाँ पर नगरीय सुविधाएं, क्रियाकलाप का जो डेवलपमेंट है बहुत तेज़ी से होता है। नगर की सीमा से जुड़ा होने के कारण ये ज़्यादा, या हम ये कहें कि नगरीय जो विशेषताओं को सबसे पहले ये अडॉप्ट करता है और प्रक्रियात्मक रूप से ज़्यादा जुड़ा हुआ होता है। जबकि दूसरा जो होता है वो गौण क्षेत्र या गौण उपांत या ग्रामीण उपांत होता है। यह प्रमुख नगरीय उपांत के बाद जो ग्रामीणी विशेषताओं की जो पेटी होती है उसको यहाँ शामिल करते हैं। यहाँ का जो डेवलपमेंट होता है वो प्रमुख नगरीय उपांत के कंपैरिजन में धीरे धीरे होता है। ग्रामीण क्रियाकलाप जो होते हैं, जो गतिविधियाँ होती हैं वो ज़्यादा देखने को मिलती है बशर्ते नगरीय जो फंक्शन होते हैं उनकी तुलना में। अब सीमांकन की जब हम बात करते हैं, बड़ा विभिन्न विद्वानों ने जो रूरल अर्बन फ्रिंज के सीमांकन के ऊपर अपने विचार दिए, लेकिन किसी एक विशेषता के आधार पर इनका सीमांकन संभव नहीं है। अगर सीमांकन के लिए कुछ विषयों को अगर हम शामिल करते हैं तो ग्रामीण नगरीय उपांत के सीमांकन में जो भूमि उपयोग की जो विधि है उसको, अधिवास किस प्रकार के, उनको वहाँ पर जनसंख्या घनत्व और रोजगार का क्या स्ट्रक्चर है, लोग किस तरह की एम्प्लॉयमेंट में जुड़े हुए हैं, सेकेंडरी है, टर्सरी है, और आवागमन के जो मार्ग हैं और जो रूट्स जो हैं उनके लिए आवागमन के लिए जो साधन क्या है वो बहुत महत्वपूर्ण है। सामाजिक आर्थिक जो विकास का स्तर क्या है उनको इनके सीमांकन के लिए उपयोग में लिया जा सकता है। जन उपयोग की जो सेवाएं होती हैं उनको भी जो रूरल अर्बन जो क्षेत्र होते हैं उनके सीमांकन के अंदर ध्यान रखा जाता है। अब इन सब को अगर हम समराइज करें तो अविकसित उप विभाजित जो भूमि होती है उसको हम आधार ले सकते हैं। जो रूरल अर्बन जो एरिया होते हैं, नगरीय कार्यों के विक्रय हेतु जो भूमि की उपलब्धता कितनी है वो भी इसके लिए उपयोग में लिया जा सकता है। कृषियेतर स्वामित्व के अंतर्गत यानी कृषि के अतिरिक्त जो भूमि उपयोग होता है उसके अंतर्गत कितनी भूमि है उसको आधार लिया जा सकता है इसके सीमांकन के लिए। सामान्य से अधिक कर निर्धारण हेतु भूमि आदि चरों को नगरीय ग्रामीण उपांत के सीमांकन में ध्यान रखा जा सकता है। इस तरह बहुत सारी जो फैक्टर्स हैं जो जिनको हम ग्रामीण नगरीय उपांत के दृष्टिकोण से उपयोग में ले सकते हैं। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका। अब इसकी समस्याओं की जब हम बात करते हैं कि यहाँ ग्रामीण नगरीय उपांत की समस्याएं क्या होती हैं, तो पहली बात, क्योंकि ये एक संक्रमणीय क्षेत्र होता है, एक ट्रांजिशन एरिया होता है जहाँ पर ग्रामीण और नगरीय दोनों प्रकार की विशेषताएं होती हैं, और यह
विस्तार जो नगरीय क्षेत्र होता है इसके डेवलपमेंट में ज़्यादा बड़ा रोल प्ले करता है, लेकिन ये नगरीय क्षेत्र की प्रशासनिक सीमा से बाहर होता है। अब ये प्रशासनिक सीमा से बाहर होने के कारण यहाँ जो भी डेवलपमेंट जो होता है, चाहे वो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो या सेटलमेंट के पॉइंट्स ऑफ डेवलपमेंट हो, तो यहाँ आधारभूत संरचना का विकास जो होता है वो जो एक स्टैंडर्ड जो होते हैं उनके अकॉर्डिंग नहीं हो पाता है, जिसके कारण यहाँ पर विभिन्न जो समस्याएं हैं उनका जन्म होता है। क्योंकि अनियंत्रित विकास है, बेतरतीब बिना कोई प्लांट यहाँ पर भूमि का उपयोग हो रहा है या अधिवासों का निर्माण हो रहा है, भूखंडों का असमान वितरण होता है, अव्यवस्थित नगरीय विस्तार की जो स्थितियाँ हैं वो देखने को मिलती है। कर चोरी जो है ये भी एक समस्या है, क्योंकि ग्रामीण नगरीय उपांत में कृषक व श्रमिक कर चुकाने की सीमित क्षमता उनकी होती है, उनकी क्षमताएं सीमित होती हैं। बहुत सारी जो कारक हैं उनका जो पर कैपिटा इनकम हो, वहाँ पर नवाचारों की बात हो, उनके पास कृषि के संदर्भ में आधारभूत संरचनाओं की बात हो, तो उनकी कर जो पे करने की जो क्षमता होती है वो कम होती है। तो उसी का परिणाम होते हैं कि वो कर चोरी की जो प्रवृत्ति है उनमें देखने को मिलती है। और कुछ ये भी है कि उनको करों के संबंध में ज्ञान नहीं होता, उनके पास कोई सूचना ही नहीं होती, वो अज्ञान होते हैं। ये जो है ग्रामीण नगरीय उपांत के अंदर ये भी एक समस्या देखने को मिलती है। भूमि उत्पादकता जो होती है उसमें ह्रास होता है, कम होती है, क्योंकि बहुत बड़ा एरिया जो होता है रिक्त भूमि के रूप में होता है। कृषि भूमि का जो भूखंड जो होते हैं यानी अधिवासों के रूप में रूपांतरण हो जाता है। सुविधाओं का अभाव होता है, बिजली, पानी, मल निकासी, स्वास्थ्य, शिक्षा जैसी सुविधाओं का यहाँ अभाव होता है। संस्थागत मरुस्थल कहा जाता है। इसी कारण से यहाँ पर मैंने जैसे कहा कि जो रूरल अर्बन जो फ्रिंज एरिया होते हैं वो नगरीय प्रशासनिक इकाई से बाहर होते हैं, अपने आप में एक स्वतंत्र होते हैं, और यहाँ आधारभूत संरचना विकास के लिए कोई संस्थागत स्वरूप यहाँ देखने को नहीं मिलता। इसीलिए कई बार जो ग्रामीण नगरीय उपांत होते हैं उनको हम संस्थागत मरुस्थल के नाम से भी इनको परिभाषित करते हैं। कृषि भूमि से बेदखली की समस्या, क्योंकि यहाँ पे जो भूमाफिया जो होते हैं, जो गृह निर्माण जो समितियाँ होती हैं उनका प्रभाव उठता है, वो ज़्यादा पावरफुल होते हैं, उनके प्रशासनिक राजनीतिक संबंध बहुत बेहतर होते हैं। तो उसके कारण यहाँ जो कृषक वर्ग जो न्यून आय वर्ग का होता है उसको अनाधिकृत रूप से उसकी भूमि से उसको बेदखल कर दिया जाता है। तो इस तरह की समस्याएं यहाँ हमें देखने को मिलती है, क्योंकि इस ग्रामीण नगरीय उपांत क्षेत्र का जो डेवलपमेंट का आधार ही नगरीय जो क्षेत्र होता है वो होता है। क्योंकि यहाँ रहने वाले जो लोग हैं वो मुख्य रूप से प्रक्रियात्मक रूप से नगरीय क्षेत्र पर निर्भर करते हैं, वहाँ पर रोजगार के ऊपर निर्भर करते हैं। तो इस तरह की जो समस्याएं हैं, अगर वहाँ रोजगार के अवसरों की उपलब्धता नगरीय क्षेत्र में कम होती है तो उसका सीधा नकारात्मक प्रभाव इस ग्रामीण नगरीय उपांत क्षेत्र के ऊपर देखने को मिलता है। कई बार ग्रामीण और नगरीय जो सांस्कृतिक जो स्वरूप होता है उसके अंदर कॉन्फ्लिक्ट्स देखने को मिलते हैं। ग्रामीण जो लोग होते हैं वो सामाजिक रूप से सामाजिक मान्यताओं से रूढ़ियों से ज़्यादा जकड़े हुए होते हैं, जबकि नगरीय क्षेत्र के जो लोग होते हैं वो सामान्यतः खुले विचारों के होते हैं। तो वहाँ एक तरह से सांस्कृतिक संक्रमण की स्थिति में वहाँ पर सामाजिक जो तनाव है वो भी हमें देखने को मिलता है। और चूँकि यहाँ पर एक नीतिगत रूप से डेवलपमेंट नहीं हुआ है, यहाँ पे प्रॉपर ड्रेनेज पैटर्न नहीं होता है, मल निकासी की प्रॉपर व्यवस्थाएं नहीं होती है, तो यहाँ पर प्रदूषण जैसी समस्याएं भी हमें देखने को मिलती हैं। तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि जो ग्रामीण नगरीय उपांत जो क्षेत्र होता है बेसिकली जो नगरीय क्षेत्र के विकास का परिणाम होता है, और उसके कारण धीरे धीरे जो ग्रामीण और नगरीय अधिवास एक दूसरे के संपर्क में आते हैं और उनके संक्रमणीय क्षेत्र के अंदर ग्रामीण और नगरीय जो विशेषताएं होती है वो हमें देखने को मिलती है। अगर इस चीज़ को अगर हम एक विज़न ओरिएंटेड अप्रोच अगर हम लेके चलते हैं तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि जिस तरह से नगरीय क्षेत्रों की जनसंख्या में बढ़ोतरी हुई है, चाहे वो प्रवसन के माध्यम से हो, वहाँ पर बेहतर सुविधाओं के कारण हो, तो धीरे धीरे उनका एक्सपेंशन बाहरी क्षेत्र में होगा। इसलिए हमें एक तरह से मास्टर प्लान के माध्यम से ये जो भविष्य के अंदर जो ग्रामीण नगरीय उपांतीय क्षेत्रों का डेवलपमेंट होगा उसके लिए हमें एक भविष्यगत जो नीति है उसको ध्यान में रखना पड़ेगा, जिससे कि हम वहाँ पर
जो आधारभूत संरचनाओं का विकास कर सके, साथ ही नगरीय क्षेत्र से जो श्रमिक जो है, लेबर जो है, उसके लिए एक यातायात की प्रॉपर सुविधाओं का विकास कर सके, और एक ग्रामीण जो आदिवासी जो क्षेत्र होता है, जो नगरीय क्षेत्र को अंदर जो कृषिगत जो उत्पाद जो होते हैं, जो पूरी जनसंख्या की आवश्यकताओं को, खाद्यान्न आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, तो उसके प्रबंधन को भी यहाँ पर ध्यान में रखा जाएगा। क्योंकि जब ये ग्रामीण नगरीय उपांत जो क्षेत्र होते हैं, यहाँ पर बेहतर ड्रेनेज या जो जल के निकासी की अभाव के कारण, और यहाँ जो इंडस्ट्रीज का जो डेवलपमेंट होते हैं, तो वहाँ जो प्रदूषित जो जल निकलता है, उसके प्रॉपर प्रबंधन के अभाव के कारण ये प्रदूषित जो पानी है ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर चला जाता है, और उसका नकारात्मक जो प्रभाव है वहाँ का जो ग्राउंड वाटर जो होता है उसके ऊपर पड़ता है। साथ ही जब सिंचाई के माध्यम से उस पानी का उपयोग कृषिगत गतिविधियों में किया जाता है, तो जो आपके खाद्यान्न जो फसलें हैं, जो वेजिटेबल्स हैं, जो फ्रूट्स हैं, उसके ऊपर भी एक नकारात्मक प्रभाव हमें देखने को मिलता है। तो इन सब समस्याओं को हमें ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि ये रूरल अर्बन फ्रिंज जो है, ये जैसे जैसे नगरीय जो डेवलपमेंट होगा, तो इनके जो प्रसार होने की जो प्रवृत्तियां है वो निरंतर बनी रहेगी। इसलिए एक व्यापक, एक विजन ओरिएंटेड अप्रोच को हमको लेकर चलना पड़ेगा। धन्यवाद।